हेलो। सो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे दैट्स बेसिकली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। हम लोग पास 3-4 साल के ओल्ड कैट क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनसे समझेंगे कि बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या होती है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो नॉर्मली हम लोगों ने अब तक जब भी स्कूल डेज़ में भी देखा है या फिर नॉर्मल जब भी कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि क्या क्या फार्मूलाज है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो अगर पास्ट 2-3 साल के कैट के क्वेश्चंस देखो तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में लास्ट 2 साल के क्वेश्चंस और नेक्स्ट पार्ट में उसके बाद के प्रीवियस 2 साल के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में करना क्या होता है। एक्चुअली इफ विल सी टाइम स्पीड डिस्टेंस में दिस एग्जैक्टली ओनली वन फार्मूला दैट्स नथिंग बट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आइडियली कहा जाए तो यही एक फार्मूला है विच इज़ यूजफुल और कुछ और कोई फार्मूलाज का यूज़ करना नहीं है। जो भी फार्मूलाज हैं वो इसी के इंटरप्रिटेशन ही है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रिलेशंस। यहाँ पे अगर हमें रिलेशंस पता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो क्या क्या रिलेशंस है, we'll try to just brush up these things. I can say that speed is directly proportional to distance traveled when the time taken is a constant part. Also I can say S1 by S2 should be equal to D1 by D2. ये that means अगर सोचा जाए तो जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है वो कम्प्लीटली रेशियोज़ पे डिपेंडेंट है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप रेशियोज़ में कंफर्टेबल हैं, इसका मतलब अरिथमेटिक के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड रिलेशन जो है वो है टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ट्रैवल्ड व्हेन स्पीड इज़ अ कांस्टेंट पार्ट। सो आई कैन से T1 बाय T2 शुड बी इक्वल टू D1 बाय D2। और थर्ड है स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन व्हेन माई डिस्टेंस इज़ अ कांस्टेंट पार्ट। सो दैट रिफ्लेक्ट्स S1 बाय S2 should be equal to T2 by T1। सो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज कैट इज़ इन द कॉर्नर। तो अब आप लोग को वही समझना है जो एक्चुअली एग्ज़ाम में आता है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं कि सारे के सारे रिलेशंस को रखते जाएं और उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी आपको समझना नहीं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको अप्रोच कैसे करते हैं। तो विथ एवरी क्वेश्चन विल ट्राई टू डिस्कस वन और अदर कॉन्सेप्ट्स विच इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कैट 2020 स्लॉट 3 का रेसेस। अब रेसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम रेसेस। अगर 2-3 साल का ये देखा जाए, ट्रेंड देखा जाए तो रेसेस से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। अब रेसेस में हम लोगों को क्या क्या समझना है वो कंसिडर करेंगे इस केस में। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, Anil, Sunil and Ravi run along a circular path of length 3 kilometers। So पहला बात तो है कि ये लेंथ तो दे चुका है कि ये 3 किलोमीटर्स का ट्रैक है, ठीक है। और 3 आदमी हैं, लेट्स मार्क अनिल, सुनील एंड रवि। सेम टाइम एंड गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सारे के सारे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अनिल, देन सुनील and then Ravi, right? So ASR, let's consider if they run at speed of 15 kilometers per hour, 10 kilometers per hour and 8 kilometers per hour respectively। So अनिल का जो स्पीड है वो है 15 kilometers per hour, सुनील का जो स्पीड है वो है 10 kilometers per hour और जो रवि है उसका स्पीड है 8 kilometers per hour, right? So ये सारे कंडीशंस दे हुए हैं। How much distance in kilometer will Ravi have run when Anil and Sunil meet again for the first time at the starting point? अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि they are talking about Anil and Sunil।
So they will meet at the starting point for the first time. अब यहाँ पे अगर इनका स्पीड कंसिडर करते हैं अनिल और सुनील का, तो स्पीड इज इन द रेशियो ऑफ 15/10, दैट मीन्स इट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स हमें पता करने हैं, देन अगर सेम डायरेक्शन में है तो विल सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज, तो देयर विल बी एग्जैक्टली 1 मीटिंग पॉइंट. वो 1 मीटिंग पॉइंट होगा स्टार्टिंग पॉइंट. इसको ऐसे समझते हैं, अगर एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, तो चलो ये जो है ये एक ट्रैक है वो 3 यूनिट्स का है, ठीक है. तो अब क्या होगा कि ये दोनों मूव करेंगे पर आवर के हिसाब से, सपोज मूव कर रहे हैं, तो अनिल जो है, अनिल ये पूरा 3 यूनिट कवर करेगा. एट द सेम टाइम सुनील विल कवर दिस मच, 2 यूनिट करेगा, ठीक है. तो दे आर नॉट मीटिंग. सिमिलरली नेक्स्ट टाइम चलो ये जब 3 यूनिट और कवर करता है, तो अब उस टाइम तक सुनील कहाँ पहुँचेगा, 2 यूनिट्स कवर करेगा, करेक्ट. और फिर से जब ये 3 यूनिट कवर करेगा, तब जाकर सुनील ये 2 यूनिट कवर करेगा एंड देयर विल बी मीटिंग एट दिस पॉइंट. इसका मतलब एग्जैक्टली जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही मेरा मीटिंग पॉइंट होगा. तो बेस्ट वे टू फाइंड आउट, टेक डाउन द लीस्ट रेशियो पॉसिबल ऑफ देयर स्पीड्स, रिस्पेक्टिव स्पीड्स 3/2. दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो सब्ट्रैक्ट, देयर विल बी एग्जैक्टली 1 मीटिंग पॉइंट. अब इस एग्जाम्पल से एक और चीज़ समझ सकते हैं कि व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब दोनों के राउंड्स के बीच में गैप 1 होना चाहिए. देन वाली आई कैन सी दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. चलो अज्यूम करो कि 2 आदमी हैं जो सर्कुलर रेस में दौड़ रहे हैं. तो अगर दौड़ रहे हैं और ये इन्फिनाइट राउंड्स का रेस है, तो जो हायर स्पीड्स जो मूव कर रहा है वो तो डेफिनेटली उससे आगे चलता रहेगा. जब वो मीट करेंगे तब वो डेफिनेटली उसको सरपास करता रहेगा. इसका मतलब वो एक एक्स्ट्रा राउंड ले रहा होगा, तभी ना वो उसको बीट कर रहा है. तो वी कैन से कि जब ये 2 आदमी हैं, दो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये दोनों जब पहली बार मीट करेंगे तो उन दोनों के बीच का गैप डेफिनेटली 1 राउंड का होगा. दूसरी बार मीट करेंगे तो डेफिनेटली 2 राउंड का गैप होगा. तीसरी बार मीट करेंगे तो डेफिनेटली 3 राउंड का गैप होगा. ये कंडीशन है. अब हम ये भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ से समझिए, हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. सो आई कैन से स्पीड ऑफ अनिल एंड स्पीड ऑफ सुनील विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय अनिल एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय सुनील, क्योंकि टाइम टेकन तो सेम है. तो इट शुड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, राइट. तो हम कंसिडर करते हैं कि चलो 3 यूनिट्स जब ये कवर करेगा, ये 2 यूनिट्स कवर करेगा. इसका मतलब जब ये 3 राउंड्स कवर करेगा, ये 2 राउंड कवर करेगा. ये कंडीशन है. और हमें गैप चाहिए 1, तो गैप 1 है. तो नाउ यहाँ पर डायरेक्टली गैप 1 है. इसका मतलब हमको पता है कि जब सुनील 2 राउंड कवर करके इनिशियल पोजीशन पे आएगा, एट द सेम टाइम अनिल 3 राउंड कवर कर चुका होगा एंड ही विल बी इन द इनिशियल पोजीशन, राइट. तो अब उस हिसाब से ये समझो कि अब अनिल ने 3 राउंड कवर किया है और ये जो हमारा सर्कमफेरेंस जो है वो 3 किलोमीटर्स है. इसका मतलब वो कितना कवर करेगा, टोटल 9 किलोमीटर्स कवर करेगा. एट द सेम टाइम सुनील कवर करेगा 6 किलोमीटर्स. ये बेसिक कंडीशन है, राइट. अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर्स विल रवि हैव रन व्हेन अनिल एंड सुनील मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो कोई भी ये कंसिडर कर लेते हैं. चलो अनिल ही को ही कंसिडर करते हैं. तो टाइम टेकन बाय अनिल टू कवर दिस 9 किलोमीटर, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज नथिंग बट 9 बाय स्पीड 15. तो इतने देर के लिए सुनील ने भी ट्रैवल किया है एज वेल एज द थर्ड पर्सन रवि, उसने भी ट्रैवल किया है. तो
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रवि कितना हो जाएगा, 9/15 इंटू हिज स्पीड इज नथिंग बट 8, राइट, सो दैट्स नथिंग बट 4.8 किलोमीटर्स। तो ये मेरा आंसर रहेगा। अब इस केस में क्या है कि इसमें हम लोगों ने फॉर्मूलाज यूज़ नहीं किया है, बट बेसिक एनालिसिस ही किया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जब आप सर्कुलर मोशन में डील कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कंप्लीट डिस्टेंस एंड द कंप्लीट स्पीड विल जस्ट वर्क ऑन द रेशियो और एज्यूम नंबर्स पे, क्योंकि जब कैलकुलेट करेंगे तो वो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, राइट। तो ये है रेसेस का केस। तो हम लोग रेसेस के केस में ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कैट 2020 स्लॉट 3 बेसिक TSD। अब ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी काफ़ी इजी होते हैं, तो ये एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। A and B are two railway stations, तो A and B are the two railway stations 90 किलोमीटर अपार्ट। A train leaves A at 9, तो यहाँ से एक ट्रेन 9 AM में लीव कर रहा है, हेडिंग टूवर्ड्स B एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स, तो ये 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आ रहा है। अनदर ट्रेन लीव्स B एट 10:30, तो B ये 10:30 है विद द स्पीड 20 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियरली ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन होगा। द ट्रेन मीट्स ईच अदर। अब इस केस में क्या है कि इसने तो 9 बजे शुरू किया है और इसने 10:30 को शुरू किया। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली ये तो अटेम्प्ट करना बनता ही है, बिकॉज ये तो वेरी बेसिक क्वेश्चन ही है। तो अगर रिलेटिव स्पीड अप्लाई करना है तो बोथ ऑफ देम शुड स्टार्ट एट द सेम टाइम। दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट 1.5 आवर ये ट्रेन ट्रैवल कर रहा है अलोन। सपोज यहाँ तक पहुँचा तो 1.5 आवर्स में इट विल कवर 60। Now this train is here at 10:30, moving with the speed of 40 kilometers per hour. Remaining gap is nothing but 30. So the time taken to meet each other क्या होगा? Distance is 30 and the relative speed is nothing but 60. I can say that in half an hour they'll meet each other. अगर ये half an hour रहेगा तो दिस पॉइंट इज 10:30 प्लस हाफ एन आवर, दैट्स समथिंग बट 11 AM। तो मेरा आंसर हो जाएगा 11 AM। तो बहुत बार ऐसा होता है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आप डायरेक्टली कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इनफैक्ट टाइम स्पेंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है, प्रीवियसली ऐसा होता था कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते थे वो ऑप्शन से सॉल्व हो जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी स्लॉट 3, मतलब स्लॉट 3 में समझ लीजिए कि 3 क्वेश्चंस आए थे टाइम स्पेंड डिस्टेंस से। तो विमला starts for office every day at 9 AM and reaches exactly on time if she drives at her usual speed of 40 kilometers per hour, right? तो कंडीशन है कि लेट्स से होम ऑफिस अगर 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से है तो 9 AM में यहाँ पहुँच जाती है। सी इज लेट बाय 6 minutes इफ सी ड्राइव्स 35 किलोमीटर्स पर आवर। ये 35 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड होगा तो ये पहुँचेगी 9:06 पे। अब ये क्या है कि अगर ये कंडीशन है तो इससे हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रेशियो लेना पड़ेगा, इनका गैप देखना पड़ेगा, इन दोनों का गैप देखना पड़ेगा, राइट। तो रेशियो ऑफ द स्पीड इज नथिंग बट 35/40 विच इज नथिंग बट 7/8। अगर कंसेक्यूटिव है तो ये काफ़ी इजी होता है डिस्टेंस निकालना। आई विल गिव यू अ फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू n into n+1 into difference between the speed into difference between the time taken। तो हमें ये करना है कि इसको जो रेशियो है उसको n/n+1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। बहुत इजी होता है। क्यों होता है ये हम लोगों ने एक बार पहले डिस्कस किया हुआ, आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है।
अगर आप वेरिएबल स्पीड से चल रहे हैं और सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ये इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। तो अब इस केस में क्या है कि n/n+1, 7 and 8, 7 into 8, difference between the speeds is nothing but 5 and the difference between time taken is nothing but 6 minutes. Let's convert this in terms of hours so that it will be easy for us to work on. तो हम ये डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि डिस्टेंस विल बी 28 किलोमीटर्स। मैं ये फॉर्मूला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस होगा। ये 28 किलोमीटर्स होगा इस केस में, ठीक है। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो 28 किलोमीटर्स है। वन डे सी कवर्स टू, अब यहाँ पे क्या है कि 28 किलोमीटर्स है, वैसे आप क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर टाइम निकालना है तो टाइम निकालना है, तो आई नो कि स्पीड निकालना है, तो स्पीड के लिए हो गया 5 × 7 35, 5 × 8 40। सिमिलरली टाइम टेकन निकालना है तो ये हो जाएगा 7 × 6 42 मिनट्स और 8 × 6 48 मिनट्स। दैट मीन्स पहले केस में 42 मिनट्स लग रहे थे, सेकेंड केस में 48 मिनट्स लग रहे थे। ये भी हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये पूरा मेंटल कैलकुलेशन का गेम है, आप डायरेक्टली मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो अब ये क्या कह रहा है कि वन डे, तो हमको पता है कि टाइम जो नॉर्मली लगता था वो 42 मिनट्स लगता था, राइट। तो अब क्या है कि वन डे सी कवर्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑफिस in 1/3 of the usual time. So 2/3 of the distance is covered in 1/3 of the usual time. 1/3 of the usual time कितना होगा? usual time तो 42 था, तो 1/3 of 42 14 minutes में 2/3 of the distance cover होता है according to this, right? Then she stops for 8 minutes. 8 minutes के लिए रुकी है। The speed in kilometers at which he should drive the remaining distance to reach office exactly on time. Overall time लगता था 42, ऑलरेडी 22 मिनट्स गंवा चुके हैं, तो बचा कितना 20 मिनट्स। इस 20 मिनट्स में सी विल हैव टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना? 1/3, क्योंकि 2/3 वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी है। तो 1/3 ऑफ व्हाट? 28 इज द ओवरऑल डिस्टेंस and the time taken is nothing but 20 minutes, right? So I'll convert that in terms of hours. So 20 minutes, so 20 by 60, or else 1/3 of an hour. तो अब यहाँ पे implement करते हैं, distance is 1/3 into 28 और time taken is 1/3 of an hour। ये चला गया, तो overall distance बचा 28 किलोमीटर्स, सॉरी स्पीड बचा 28 किलोमीटर्स पर आवर। तो उसका स्पीड होना चाहिए 28 किलोमीटर्स पर आवर फॉर द रिमेनिंग पार्ट, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है जो काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी केसेस में यूज़फुल है। तो आप ये इस टाइप का फॉर्मूला डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है कि सपोज़ रेशियो n/n+1 के फॉर्मेट में नहीं है, तो आप उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक सपोज़ द नंबर्स आर नथिंग बट 5/7, ठीक है। तो ये n/n+1 के फॉर्मेट में नहीं है, इनके बीच का गैप 2 है। n/n+1 का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का गैप 1 होना चाहिए। अब मुझे गैप 1 मेंटेन करना है तो इसको बाई 2 करेंगे, दैट मीन्स ये बाई 2 होता है, ये बाई 2 होता है। तो मतलब उस केस में रेशियो होता है 5/2 एंड 7/2। सेम एज हम लोगों ने इसमें देखा था अभी सर्कुलर मोशन में 3:2 का रेशियो था, तो हम लोगों ने डायरेक्टली पता कर लिया कि वो 3 राउंड लेता और ये दूसरा 2 राउंड लेता, सच दैट दोनों के बीच का गैप 1 राउंड होता। बट सपोज अगर वही 5:7 होता तो उस केस में गैप तो 2 है और मुझे गैप चाहिए 1, सो आई शुड हैव डिवाइडेड बाय 2। तो उस केस में एक 3.5 राउंड्स लेता, दूसरा 2.5 राउंड्स लेता। तो ये सारे रेशियोज़ का ही खेल है। दैट्स वाई रेशियो इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको रेशियो अच्छे से आता है तो आप ये सारे टॉपिक बहुत आसानी से डील कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अ साइक्लिस्ट लीव एट 10, लीव ए एट 10 एंड रीचेस बी एट 11, राइट। सो यहाँ पे वो 10 बजे निकलता है और यहाँ पहुँचता है 11 बजे, 1 घंटे में। स्टार्टिंग फ्रॉम 10
10:01 a.m. Every minute a motorcycle leaves and move towards B. Right. 45 such motorcycle reaches in B by 11. ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 45 मोटरसाइकिल्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं बाई 11. राइट. तो अगर ये 45 पहुँचे हैं तो जो लास्ट वाला है वो यहाँ पे पहुँच रहा है 11 बजे. राइट. तो इसका मतलब जो पहला जो पहुँचेगा यहाँ पे वो पहुँचेगा 10:15 में. राइट. तो पहला जो होगा वो 10:15 में पहुँचेगा, क्योंकि ये दिया है कि एवरी मिनट अ मोटरसाइकिल विल लीव दिस प्लेस. So the first motorcycle which will reach here will be nothing but at 10:15. Right. तो अब 10:15 if a person is here let's say at 11 o'clock, तब वहाँ पे 45 मोटरसाइकिल्स है. अगर वो यहाँ पे सपोज करो होता कि 10:15 में होता तो दैट मीन्स एग्जैक्टली 1 मोटरसाइकिल वुड हैव रीच देयर. अगर 10:15 में वहाँ पहुँचता तो दोनों एक साथ ही क्लैश करते. राइट. सपोज वो 10:16 में पहुँचता तो मतलब उससे पहले एक मोटरसाइकिल पहुँच चुका होता और वो दूसरा मोटरसाइकिल वहाँ पहुँच रहा होता. ये कंडीशन है. राइट. तो यहाँ पे क्या है कि पहला मोटरसाइकिल यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है 15 मिनट में, मतलब एवरी मोटरसाइकिल इज रीचिंग हेयर इन 15 मिनट्स. ये कंडीशन है. अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑल मोटरसाइकिल हैव द सेम स्पीड इफ द साइकिलिस्ट हैज डबल हिज स्पीड. अब साइकिलिस्ट ने अपना स्पीड डबल कर लिया है, तो नाउ दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन साइकिलिस्ट यहाँ कब तक पहुँचता? 10:30 तक पहुँचता. राइट. अब हमें पता है कि 10:15 में पहला मोटरसाइकिल यहाँ पहुँचता है, तो 10:30 और एवरी मिनट एक मोटरसाइकिल पहुँच रहा है. दैट मीन्स 10:30. अकॉर्डिंग टू दिस हाउ मच मोटरसाइकिल वुड हैव रीच्ड बी बाय द टाइम द साइकिलिस्ट रीच बी. इसके हिसाब से ये 15 मोटरसाइकिल होना चाहिए. एक्चुअली ये 10:15 नहीं होगा, ये 10:16 होगा, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे 10 कंसिडर किया. यहाँ पे 10:01 पे लीव कर रहा है, तो यहाँ पे 10:16 से 10:30 तक. राइट. तो 10:16 से 10:30 तक मतलब 15 इंटरवल्स 15 मिनट्स का ये हो गया, और एवरी मिनट एक मोटरसाइकिल वहाँ रीच कर रहा है. राइट. तो इसका मतलब टोटल 15 हो जाएंगे. तो ये भी आप समझ सकते हैं कि बैक स्टेप का है. इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें बस एनालाइज ही करना है. नेक्स्ट वन, जॉन जॉग्स ऑन ट्रैक ए एट 6 किलोमीटर्स पर आवर. तो मेरे पास 2 ट्रैक्स हैं. ट्रैक ए है, जॉन यहाँ पे है, वो मूव कर रहा है 6 किलोमीटर्स पर आवर. एंड मैरी जॉग्स ऑन ट्रैक बी. ट्रैक बी है यहाँ पे, और मैरी मूव कर रही है. मैरी जॉग्स ऑन ट्रैक बी एट 7.5 किलोमीटर्स पर आवर. द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक ए एंड बी इज 325 मीटर्स. तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ दीज टू, स्पीड ऑफ जॉन एंड स्पीड ऑफ मैरी is in the ratio of 6:7.5. Right. That means that is in the ratio of 4:5. मतलब जो total distance traveled by them will be nothing but in the ratio of 4:5. इसका मतलब assume करो 4 meters and 5 meters for the time being. Right. So I'm just assuming 4 meters and 5 meters. While John makes 9 rounds of a track A, Mary takes 5 rounds of track B. ठीक है. अब यहाँ पर टाइम टेकन कांस्टेंट है. ओवरऑल 4 मीटर्स एज्यूम कर रहे हैं और यहाँ पे 5 मीटर्स एज्यूम कर रहे हैं. तो ओवरऑल 4 मीटर्स इंक्लूडिंग मतलब जितना भी राउंड उन्होंने लिया है. ठीक है, बिकॉज टाइम टेकन इज अ कांस्टेंट पार्ट. अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जॉन मेक्स 9 राउंड्स. इसका मतलब पर राउंड का लेंथ मेरे हिसाब से कितना चाहिए, 4/9 होना चाहिए. और यहाँ पे मैरी का पर राउंड कितना होना चाहिए, 5/5 होना चाहिए. मतलब ये जो रेशियो है 4/9/1 हो गया, मतलब 4:9 का रेशियो हो गया. तो इसका मतलब जो ट्रैक लेंथ है वो 4:9 के रेशियो में होंगे.
एज्यूम करो 4 मीटर्स है 9 मीटर्स, सो 4 + 9 इज नथिंग बट 13, और एक्चुअल जो दिया है ओवरऑल नथिंग बट 325. तो हाउ मेनी टाइम्स, लेट्स चेक. इफ विल टेक दिस, इट्स 25 टाइम्स. ठीक है, तो मतलब इन दोनों को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ट्रैक लेंथ हो गया, ट्रैक लेंथ ए जो होगा वो 100 होगा और ट्रैक लेंथ बी जो होगा वो होगा 225. That's why the overall summation is 325. So do not work on the complete calculation. Just identify कि क्या possibilities है, उन पे work करो. In how many seconds will Mary take one round of track A? Now Mary को track A का राउंड लेना है. ठीक है, तो Mary's speed is 7.5 और ट्रैक लेंथ इज नथिंग बट 100. तो अब क्या है कि इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल मैरी टेक वन राउंड, मेक वन राउंड ऑफ ट्रैक ए. सो ट्रैक ए इज 100 मीटर्स रिमेंबर, और यहाँ पे क्या है कि स्पीड इज नथिंग बट 7.5 और 15/2 किलोमीटर्स पर आवर. तो अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. आई विल मल्टीप्लाई द वैल्यू विथ 5/18. राइट, तो अब कैलकुलेट करें. सो इट्स 100 × 18 × 2 डिवाइड बाय 15 × 5. कैलकुलेट करते हैं. $48. सो ये हो जाएगा 48 सेकेंड्स. मेरा आंसर हो जाएगा 48 सेकेंड्स. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोगों ने मेनली रेशियो ही यूज़ किया है. ट्राई टू यूटिलाइज रेशियो एज मच एज पॉसिबल. कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, रेशियोज को यूटिलाइज करें. नाउ नेक्स्ट वन, 2 ants A and B start from point P on a circle of at the same time. 2 ants A and B start from a point P on a circle, तो एक पॉइंट P है, ऑन द सेम टाइम विथ A मूविंग क्लॉकवाइज. A इधर जा रहा है और B इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज. दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 व्हेन A हैव कवर्ड 60%. सो A हैव कवर्ड 60%, यहाँ पे मिल रहे हैं. अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय B. ये 60% कवर कर रहा है, ये 40% कवर कर रहा है, मतलब 3:2 का रेशियो है. एंड दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स जो होना चाहिए वो 3 + 2 5 मीटिंग पॉइंट्स होना चाहिए. ये एक्चुअली हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो वो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं प्रीवियसली जैसा एनालाइज किया था कि ये अगर इसको 5 यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे तो जब ये 3 यूनिट कवर करेगा A एट द सेम टाइम, तो आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इसको 5 यूनिट्स में क्यों डिवाइड किए, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये इसका स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड, इसका और B का स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड. तो जब ये 3 यूनिट्स कवर करेगा, लेट्स से कि ओवरऑल ट्रैक लेंथ 5 यूनिट का है, एट द सेम टाइम B विल कवर 2 यूनिट्स. राइट, दूसरी बार फिर से ये 3 कवर करेगा और ये 2 यूनिट कवर करेगा. लाइकवाइज ऐसे चलता रहेगा. ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं. जस्ट नंबर से खेलो. नाउ अब क्या बोल रहा है कि दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM व्हेन A हैज कवर्ड 60% ऑफ द ट्रैक. A रिटर्न्स टू P एट 10:12. अब A को क्या है, A यहाँ से यहाँ ये 2 यूनिट्स कवर करने में A को 12 मिनट्स लगा. राइट, देन B रिटर्न्स टू P. अब B को तो ये 3 यूनिट कवर करना है, B को तो 3 यूनिट कवर करना है यहाँ पे. ठीक है, तो अब जस्ट आइडेंटिफाई करें कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय A और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय B इज इन द रेशियो ऑफ 3:2. ये कंडीशन दिया हुआ है. राइट, अब यहाँ पे इसके हिसाब से इस चीज को कंसिडर करते हैं कि इंस्टेड ऑफ 3 यूनिट्स अगर वो 2 यूनिट कवर कर रहा है तो उसको टाइम लग रहा है 12 मिनट. तो अगर उसको 3 यूनिट्स कवर करना था तो उसको डेफिनेटली
18 मिनट टाइम लगता, राइट, 18 मिनट टाइम लगता है इस केस में। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए ने ये जो 3 यूनिट्स है वो 18 मिनट में कवर किया और रिमेनिंग ये जो है वो 12 मिनट में कवर किया। इसका मतलब बी ने भी तो ये जो 2 यूनिट्स हैं वो 18 मिनट में कवर किया होगा, राइट। तो अब मेरे पास क्या रिलेशन बन रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी 2 यूनिट्स इन 18 मिनट्स एंड बी हैव टू कवर 3 यूनिट्स, राइट। तो अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखते हैं, 9 टाइम्स 27 मिनट्स, तो 27 मिनट्स लगेगा। तो बी को यहाँ से यहाँ आने में नेक्स्ट 27 मिनट्स लगेंगे। तो माई टाइम इज़ व्हाट, दे मेट देयर एट 10 एंड द पर्सन विल टेक 27 मिनट्स मोर, दैट मीन्स 10:27 विल बी द वैल्यू, राइट। तो ये भी पूरा एनालिसिस का खेल है, एनालाइज करो नंबर्स, काफ़ी ईजी हो जाएगा। Next one, 2 cars travel the same distance starting at 10 and 11 a.m. respectively on the same day. They reach their common destination at the same point of time. तो time taken constant है। If the first car travel for at least 6 hours, तो फर्स्ट कार ये जो है at least 6 hours के लिए ट्रैवल कर रहा है, इसका मतलब ये जो होगा वो at least 5 hours के लिए ट्रैवल कर रहा होगा। Then the highest possible value of the percentage by which the speed of second car exceeds that of the first car. Distance is a constant part, so I can say S1 by S2 should be equal to T2 by T1, right? तो T2 कितना था, T2 था 5 और ये था 6 मिनिमम, मतलब इट कुड बी एनीथिंग। अगर यहाँ पे 6 होता तो ये 7 होता, ये 7 होता तो ये 8 होता, ये कंडीशन है, ठीक है। और हमें मैक्सिमाइज करना है परसेंटेज वैल्यू, मतलब मेरा जो बेस होगा वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन हम लोग लेंगे। तो इसमें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि फर्स्ट कार का स्पीड था 5 किलोमीटर्स पर आवर और सेकेंड कार का है 6 किलोमीटर्स पर आवर। अब ये क्या बोला, द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार कुड एक्सीड द फर्स्ट कार, तो मेरा बेस वैल्यू भी हो गया 5। इंक्रीज कितना का हो रहा है, 5 है, 6 है, इंक्रीज इज 1 आउट ऑफ 5 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज नथिंग बट 20%। तो मैक्सिमम ये हो सकता है 20%, मेरा वैल्यू हो जाएगा 20%। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। लास्ट वन, रेस, ये लीनियर रेस हो गया। इन अ रेस ऑफ 3 horses, द फर्स्ट बीट द सेकेंड बाय 11 meters। सो हॉर्स 1, हॉर्स 2 यहाँ पे है और ये जो है ये 11 मीटर से गैप है। एंड द थर्ड हॉर्स 3 यहाँ पे है बाय 90 meters। इफ द सेकेंड बीट द थर्ड बाय 80 meters। अब ये समझना है कि ये तो ओवरऑल है, सेकेंड वन यहाँ था, ये कवर किया ये 11 meters, थर्ड वन यहाँ पे था, एज्यूम करो ये कवर कर रहा है 10 meters, बिकॉज कंडीशन क्या दिया है कि सेकेंड वन बीट्स थर्ड बाय 80 meters। तो यहाँ पे इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सेकेंड वन हैज़ कवर्ड 11 meters, at the same time third one has covered 10 meters. So I can say the time taken by second one and the time taken the distance traveled by second one and distance traveled by third one will be in the ratio of 11:10, as time taken is a constant part. Then what is the length इन मीटर्स ऑफ द रेस कोर्स? सो सपोज ये 11 मीटर्स कवर करता है, ये 10 मीटर्स कवर करता है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है 1,
बट एक्चुअल गैप मेरा कितना है, एक्चुअल गैप तो 80 मीटर्स। अगर मुझे 80 मीटर्स गैप चाहिए तो मुझे हर वैल्यू को 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट रिप्रेजेंट्स सेकेंड वन ने 880 मीटर्स कवर किया, एट द सेम टाइम थर्ड वन ने 800 मीटर्स कवर किया, राइट। इसका मतलब मेरा जो ओवरऑल ट्रैक लेंथ हो गया वो कितना होना चाहिए, वो 880 मीटर्स होना चाहिए, करेक्ट। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो पिछले 2 साल की कैट में रिफ्लेक्ट हुए हैं। हम लोग एक और पार्ट बनाएंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का, उसमें और पुराने 2 साल के कैट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।